क्यों नहीं आ रही है कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में उम्मीदवारों की लिस्ट? क्या धड़ेबंदी इतनी मजबूत हो चुकी है कि लिस्टों को लेकर देरी हो रही है? क्या उम्मीदवारों के नाम हर सीट पर इतने ज्यादा है कि आलाकमान को तय करने में दिक्कत हो रही है या समय लग रहा है? कांग्रेस आलाकमान की ओर से देरी पर क्यों बनने लगे हैं मीम? नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। हरियाणा में कांग्रेस के 10 उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं होने पर तमाम तरह की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो कांग्रेस पर लगातार हमला बोलना शुरू कर दिया गया है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इसको लेकर बयान देते आ रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे या कांग्रेस के भीतर धड़ेबंदियां इतनी ज्यादा है कि पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम ही तय नहीं कर पा रही है। आखिर वजह क्या है कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों में इतनी देर लगने की? आज हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि आखिर 10 की 10 लोकसभा सीटों का समीकरण क्या बनता है और उसको लेके अगर कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची आती है तो कौन कौन से नाम उनमें शामिल हो सकते हैं या कौन कौन लोग उम्मीदवार के तौर पर मैदान में ताल ठोकेंगे। हर एक सीट का विश्लेषण करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहां पर क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। किसको अगर टिकट मिलती है, कौन अगर मैदान में आता है तो उसके बाद स्थितियां क्या रहने वाली है। तमाम सियासी समीकरणों पे बात करेंगे, गुणा जमा भाग घटा सबकी चर्चा करेंगे कि आखिर कांग्रेस की ओर से टिकटें देने में देरी क्यों हो रही है और अगर 1 या 2 दिन के भीतर सूची आती है तो समीकरण क्या रहने वाले हैं। हर सीट का पूरा विश्लेषण, दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है लेकिन अपनी राय जरूर दें। आपकी राय से हमारे विचार भी बनते हैं। आप बताइएगा कि किस सीट से कौन उम्मीदवार कांग्रेस के लिए मजबूत साबित हो सकता है। 10 की 10 सीटों का विश्लेषण शुरू करते हैं। सबसे पहले बात हम अंबाला लोकसभा सीट की कर लेते हैं। दर्शकों, यह बेहद महत्वपूर्ण सीट है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के रतनलाल कटारिया यहां से 3,30,000 वोट से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। उन्होंने कांग्रेस की कुमारी शैलजा को हराया था, लेकिन इस बार कयास लगाए जा रहे हैं और कांग्रेस की जो पहली मीटिंग हुई थी और उसमें जो नाम सामने आया था वो वरुण मुलाना का, यानी वरुण चौधरी का। वो पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष फूलचंद मुलाना के बेटे हैं और मुलाना सीट से कांग्रेस के विधायक भी हैं। बेहद महत्वपूर्ण सीट है अंबाला। अंबाला में विधानसभा की कुल 9 सीटें आती है। 9 में से कालका और पंचकुला 2 सीटें पंचकुला जिले से आती हैं। इसके अलावा 3 सीटें यमुनानगर जिले से आती है और बाकी सीटें नारायणगढ़, मुलाना, अंबाला और अंबाला कैंट, अंबाला शहर से आती है या अंबाला जिले से आती है। इस बार बंतो कटारिया को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी का अभी तक नाम फाइनल नहीं हो सका है। वरुण मुलाना के नाम की चर्चाएं लगातार जारी हैं। वरुण मुलाना अगर मैदान में उतरते हैं तो कांग्रेस के लिए कितने लाभदायक साबित होंगे, क्या जिताऊ प्रत्याशी होंगे, यह आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कांग्रेस का मानना है कि वरुण मुलाना यहां से बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं, इसीलिए जब पहली बार बैठक हुई थी तो उनके नाम पे सहमति जताई गई थी। दूसरी महत्वपूर्ण सीट है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र सीट पर इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से अभय सिंह चौटाला मैदान में है और इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर से सुशील कुमार गुप्ता मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2014 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव हार चुके नवीन जिंदल को उतारा गया है। 2014 में नवीन जिंदल को राजकुमार सैनी ने हराया था। उसके बाद 2019 में वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां से सांसद बने थे। इस बार नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे मैदान में है। कुरुक्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण सीट है। यहां पे लगभग सभी पार्टियों के उम्मीदवार तय हो चुके हैं। मुकाबला कांटे का है।
बीजेपी का दावा है कि तमाम सीटें यहां से हम जीतेंगे। 9 विधानसभा सीटें आती है कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के अंतर्गत। इसमें 2 विधायक कांग्रेस के हैं, भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायक हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के अंतर्गत। इसके अलावा जननायक जनता पार्टी के भी 2 विधायक हैं और 1 विधायक इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय है, लेकिन उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है। मुकाबला कुरुक्षेत्र में बेहद रोचक बना हुआ है। कुरुक्षेत्र का रण बेहद रोचक बना हुआ है। तमाम पार्टियां प्रचार में जुटी हुई हैं। अभय सिंह चौटाला का कहना है कि ये जंग जो है या ये रण किसान और उद्योगपतियों के बीच में है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि विकास के लिए मोदी के नाम पर वोट लगेगी या मोदी के नाम पर मोहर लगेगी और नवीन जिंदल बीजेपी की टिकट पर जीतकर लोकसभा पहुंचेंगे। कुरुक्षेत्र के रण को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली सीट का जिक्र कर लेते हैं और यह बेहद महत्वपूर्ण है, हिसार लोकसभा सीट भी 9 विधानसभाओं को मिलकर बनती है। एक रोचक तथ्य यह है कि हिसार में इस समय भारतीय जनता पार्टी के 5 विधायक हैं और जननायक जनता पार्टी के 4 विधायक हैं। जननायक जनता पार्टी पिछले 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर प्रदेश में सरकार चला रही थी। अब जननायक जनता पार्टी की ओर से भी अपने कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। यहां पर रणजीत सिंह चौटाला पर दाव खेला है भारतीय जनता पार्टी ने। सुनैना चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से उम्मीदवार है और नैना चौटाला जननायक जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार है। तो मान लीजिए 3 नाम अनाउंस हुए हैं और तीनों एक ही परिवार से हैं, यानी कि चौटाला परिवार से। देवरानी जेठानी मैदान में है, सुनैना चौटाला और नैना चौटाला, और दोनों चाचा ससुर के खिलाफ यानी रणजीत सिंह चौटाला के खिलाफ ताल ठोक रही है। कांग्रेस के उम्मीदवारों की बात करें तो कांग्रेस का एक धड़ा चाहता है कि यहां से जयप्रकाश को टिकट मिले, यानी जेपी को मैदान में उतारा जाए, और एक धड़ा चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ के निवर्तमान सांसद ब्रजेंद्र सिंह अगर कांग्रेस में वापस लौटे हैं तो उनका हक कांग्रेस के टिकट पर ज्यादा बनता है। कांग्रेस की मीटिंग में भी यह बात आई थी सामने, सूत्रों के हवाले से जब पता चला तो कांग्रेस चाहती थी कि ब्रजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा जाए हिसार से, क्योंकि उनका दावा वो सिटिंग एमपी होते हुए पार्टी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए थे तो ज्यादा बनता है। मुकाबला कैसा रहने वाला है आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगली सीट का हम जिक्र कर लेते हैं, सिरसा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो उम्मीदवार बनाए गए हैं वो कई पार्टियां घूम के आए हैं। 2009 में वो कांग्रेस की टिकट पे सांसद चुने गए थे, हम बात अशोक तंवर की कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, फिर टीएमसी में गए, फिर आम आदमी पार्टी में गए, उन्होंने अपना मोर्चा भी बनाया। अब वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर सिरसा से मैदान में है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सुनीता दुग्गल ने अशोक तंवर को, जो उस समय कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे थे, उन्हें 3,08,000 वोट से ज्यादा से अंतर से हराया था। विधायकों की संख्या या विधानसभा के हिसाब से देखने की कोशिश करें तो सिरसा बेहद रोचक सीट है। यहां भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक हैं, कांग्रेस के 3 विधायक हैं, एक गोपाल कांडा अपनी पार्टी से विधायक है, एक जननायक जनता पार्टी से विधायक है, एक रणजीत सिंह चौटाला जो हिसार से इस समय भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे ताल ठोक रहे हैं और हरियाणा सरकार में मंत्री भी रहे हैं। वो रानिया से निर्दलीय के तौर पे 2019 में जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। सिरसा का मुकाबला भी कड़ा लग रहा है। जिस हिसाब से चर्चाएं आ रही हैं, जिस हिसाब से सूचनाएं आ रही हैं, जिस हिसाब से कांग्रेस के भीतर के सूत्र बता रहे हैं, तो इस बार यहां से कांग्रेस की ओर से कुमारी सैलजा मैदान में आ सकती है। कुमारी सैलजा के पिता यहां से 4 बार सांसद रहे हैं, खुद कुमारी सैलजा यहां से 2 बार सांसद रही है। तो ये मान के चलिए कि सिरसा का लोकसभा चुनाव इस बार बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। यहां टक्कर बेहद कड़ी होने जा रही है
और अगर कुमारी शैलजा के नाम पर कांग्रेस की ओर से मोहर लगती है तो मुकाबला बेहद कड़ा होगा। सिरसा एक हॉट सीट बनने जा रही है, लेकिन कांग्रेस की टिकट का सभी को इंतजार है और यह इंतजार लंबा होता जा रहा है। इससे कई कार्यकर्ताओं में मायूसी ना आए, यह भी बड़ा सवाल है। सिरसा लोकसभा सीट को लेकर आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है, यह हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पांचवी जो बेहद महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है वो है सोनीपत। सोनीपत में रमेश कौशिक 2019 में लोकसभा पहुंचे थे। उन्होंने 1,68,000 के आसपास वोटों से पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के हैवीवेट कैंडिडेट भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराया था। लेकिन इस बार सोनीपत से रमेश कौशिक की टिकट कट गई है और भारतीय जनता पार्टी ने राय से विधायक मोहनलाल बड़ोली पर दांव खेला है। बड़ा चेंज है। जिस तरह से सिरसा में सुनीता दुग्गल की टिकट कटी थी, उसी तरह सिटिंग एमपी की टिकट सोनीपत में भी कटी है और सोनीपत में मोहनलाल बड़ोली इस समय बीजेपी की टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। यहां कांग्रेस के कैंडिडेट्स को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुलदीप शर्मा का नाम हुड्डा खेमे की ओर से जोर शोर से लिया जा रहा है। एक नाम सतपाल ब्रह्मचारी का लिया जा रहा है और एक दो नाम और हैं जिन पे चर्चाएं चल रही हैं, जिसमें पदम सिंह दहिया का नाम है और सुरेंद्र दहिया का नाम है। बेहद रोचक मुकाबला होगा अगर यहां से कांग्रेस ने किसी बेहतर उम्मीदवार को मैदान में उतारा। देखना होगा किसके नाम पे मोहर लगती है, कांग्रेस किसको मैदान में उतारती है, कुलदीप शर्मा को, सतपाल ब्रह्मचारी को या पदम सिंह दहिया को या फिर सुरेंद्र दहिया को। यह देखना होगा। सोनीपत सीट को लेके आपके क्या विचार हैं, साझा जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में हम टिकट कटने की बात कर रहे हैं तो करनाल सीट को कैसे भूल सकते हैं। यहां भी सिटिंग एमपी की टिकट कटी है। संजय भाटिया जो 6,56,000 वोट से जीतकर लोकसभा में पहुंचे थे। जी हां, यह देश की सबसे बड़ी दूसरी जीत थी। 6,56,000 वोटों से जीतकर संजय भाटिया लोकसभा पहुंचे थे, लेकिन उनकी टिकट काट दी गई है और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने करनाल से मैदान में उतारा है। बेहद महत्वपूर्ण सीट है। यहां भी नामों को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस का एक धड़ा चाहता है कि कुलदीप शर्मा के बेटे चाणक्य पंडित यहां से चुनाव लड़े, जबकि एक धड़े की ओर से वीरेंद्र राठौर का नाम दिया गया है। वीरेंद्र बुलेशाह का नाम भी यहां से चर्चाओं में है। टिकट किसको मिलती है, यह महत्वपूर्ण होगा, रोचक होगा, क्योंकि चाणक्य पंडित के दादा भी यहां से 4 बार सांसद रहे हैं। इसलिए एक धड़े का दावा है कि यहां पर कुलदीप शर्मा परिवार का दबदबा अधिक है और वो बेहतर टक्कर दे सकते हैं। लेकिन यह भूलना गलत नहीं होगा कि 2019 के चुनाव में संजय भाटिया ने कुलदीप शर्मा को 6,56,000 वोट से ज्यादा के अंतर से हराया था। करनाल लोकसभा सीट में जो विधानसभा की 9 सीटें आती हैं, उनमें 4 सीटें पानीपत की, पानीपत शहर, पानीपत ग्रामीण, इसराना और समालका, ये पानीपत जिले की आती है। बाकी 5 सीटें करनाल जिले से आती हैं। यहां कांग्रेस के कुल 9 सीटों में 3 एमएलए हैं, भारतीय जनता पार्टी के 4 एमएलए हैं और 1 विधायक निर्दलीय है जिनका सीधा समर्थन सरकार को है। करनाल लोकसभा सीट को लेके आपकी क्या राय है, हम लोगों के साथ जरूर साझा करें। दोस्तों, हमने देश की दूसरी सबसे बड़ी जीत की बात की। करनाल से संजय भाटिया जीते थे 6 लाख से ज्यादा वोटों से, लेकिन हम देश की तीसरी सबसे बड़ी जीत की भी बात कर लेते हैं। 2019 में कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद लोकसभा सीट से 6,38,000 वोट से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। वो केंद्र में राज्य मंत्री भी हैं और भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार उन्हें फरीदाबाद से मैदान में उतारा है। फरीदाबाद बेहद रोचक सीट है। यहां कांग्रेस के कैंडिडेट को लेके तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से यहां 2 नाम प्रमुखता से डिस्कस किए जा रहे हैं।
एक महेंद्र प्रताप पूर्व विधायक रहे हैं और दूसरे कर्ण सिंह दलाल। कर्ण सिंह दलाल पलवल से विधायक रहे हैं। हम आपको बता दें कि फरीदाबाद लोकसभा सीट में पलवल की 3 सीटें भी आती है, पलवल, होडल और हथीन। तो निश्चित तौर पे महेंद्र प्रताप या कर्ण सिंह दलाल में से किसी एक पे मोहर लगेगी। मुकाबला कैसा होगा, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब बात गुरुग्राम लोकसभा सीट की कर लेते हैं। गुरुग्राम लोकसभा सीट में भी गुरुग्राम, रेवाड़ी और नू की सीटें आती हैं। कुल 9 विधानसभाएं आती है यहाँ पे। यहाँ रेवाड़ी की 52 और रेवाड़ी सीटें गुरुग्राम लोकसभा सीट में शामिल है। इसके अलावा नू की फिरोजपुर, झिरका, पुनाना और नू 3 सीटें आती हैं। यहाँ विधायकों की बात करें तो कांग्रेस के कुल 4 एमएलए हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी 4 एमएलए हैं और एक निर्दलीय विधायक यहाँ से विधानसभा पहुंचे थे। कांग्रेस के कैंडिडेट की बात करें तो 2 नाम प्रमुखता के साथ इस समय लिए जा रहे हैं। पहला नाम है अजय सिंह यादव, लेकिन अजय सिंह यादव को भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान में कैंडिडेट हैं और पिछले 2 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनते आए जा रहे हैं और केंद्र में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने 3,82,000 वोट से हराया था। एक दल चाहता है कि दोबारा से कैप्टन अजय यादव को कांग्रेस की टिकट पर मैदान में उतारा जाए, तो दूसरा धड़ा यहां से राज बब्बर का नाम ले रहा है। राज बब्बर सेलिब्रिटी है और माना जा रहा है कि पंजाबी वोटों पर उनका ठीक ठाक होल्ड रहेगा, तो यहां मुकाबला बन सकता है। नू की 3 सीटें कांग्रेस मान के चल रही है कि फिर से वहां पे मुकाबला बनेगा। तो अगर राज बब्बर मैदान में उतरते हैं तो यह सीट भी हॉट सीट हो सकती है। गुरुग्राम लोकसभा सीट को लेके आपकी क्या राय है, साझा जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कांग्रेस की लिस्ट अटकने का जो सबसे बड़ा कारण है, अब उस सीट का जिक्र कर लेते हैं, यानी भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट। कांग्रेस की ओर से तय किया गया है कि 3 जाट उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा। अगर हिसार से ब्रजेंद्र सिंह की टिकट पक्की है और रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा की टिकट पक्की है, तो फिर यहां से अगर किरण चौधरी परिवार को टिकट मिलती है तो निश्चित तौर पे फरीदाबाद से कर्ण सिंह दलाल की टिकट कटना तय है। और अगर यहां से राव दयान सिंह मैदान में उतरते हैं, यानी किरण चौधरी परिवार से किसी को टिकट नहीं मिलती है, तो फिर गुड़गांव से राज बब्बर का टिकट मिलना लगभग तय है। श्रुति चौधरी यहां से जो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार भी उन्हीं से यानी धर्मवीर सिंह से 4,35,000 मतों से हारी थी। उससे पिछले चुनाव में भी श्रुति चौधरी चुनाव हारी थी। 2009 में वो सांसद बनी थी, उसके बाद लगातार 2 बार वो चुनाव हारती आ रही है। तो क्या राव दान सिंह यहां से कांग्रेस की टिकट पर मैदान में आ सकते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा, बताइएगा कि अगर राव दान सिंह मैदान में आते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला कैसा हो सकता है, और अगर श्रुति चौधरी को तीसरी बार कांग्रेस टिकट देती है तो फिर धर्मवीर सिंह और श्रुति चौधरी के बीच में मुकाबला कैसा होता है। अब एक और हॉट सीट की हम आखिर में बात कर लेते हैं, वो है रोहतक। रोहतक लोकसभा सीट में 2019 का जो मुकाबला था वो आप सबको याद होगा। मात्र आधे फीसदी वोट से दीपेंद्र हुड्डा यहां से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अरविंद शर्मा से इलेक्शन हार गए थे। 7,500 हजार वोटों का यह मार्जिन था। रोहतक लोकसभा सीट में रोहतक, झज्जर और एक सीट कोसली रेवाड़ी की आती है। बेहद महत्वपूर्ण है यह जान लेना कि रोहतक में कांग्रेस के 7 विधायक हैं। मैम सीट से बलराज कुंडू निर्दलीय पहुंचकर विधानसभा पहुंचे थे, निर्दलीय जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, और एक सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी कोसली की। इस बार क्या समीकरण रहने वाले हैं? अगर दीपेंद्र हुड्डा फिर से मैदान में आते हैं तो क्या वो अरविंद शर्मा को मात दे सकेंगे? आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।